नमस्कार, मैं रविश कुमार। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर। भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के विकास दर के आंकड़े जारी करते हुए दावा किया है कि अर्थव्यवस्था का बढ़ते जाना जारी है। 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर जो है 7.6% रही, जबकि इससे पहले के साल 2014-15 में ये 7.2 रही। जीडीपी देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का एक मोटा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि देश में एक साल में सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन कितना हुआ, उपभोग कितना हुआ। सरकार का दावा है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है। उत्पादन और उपभोग में इजाफा होने की वजह से ही जीडीपी में भी तेजी का सिलसिला बना हुआ है। खासकर बीते साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2016 तक इस दौरान प्रगति की रिपोर्ट सबसे बेहतर रही है। इन 3 महीनों के दौरान जीडीपी की दर 7.9% रही है, जबकि इसके 7.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, यानी उम्मीद से भी ज्यादा। सत्ता में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर यह सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन पर भारत की बढ़त कायम है। चीन में जनवरी और मार्च के बीच जीडीपी विकास दर 6.7 रही, जो बीते 7 साल में सबसे धीमी है। वहां मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री ने कहा था कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, कहीं भी 7% का ग्रोथ रेट नहीं है। भारत अकेला देश है जो ये प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि हम इससे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबकी नजर रहती है। 2015-16 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.3% है। 2014-15 में उससे पहले के साल में यह विकास दर इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 5.5% थी, यानी 4% से भी अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रोथ रेट 10% है। अर्ध कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट, असंगठित क्षेत्र जिनमें खादी ग्राम उद्योग भी शामिल है, इस सेक्टर की विकास दर 25% दर्ज की गई है। अप्रैल के महीने में बुनियादी ढांचे से जुड़ा उत्पादन 8.5% रहा, जो बीते 17 महीने में ज्यादा है। पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन में भी 19% की तेजी आई है। गाड़ियों की बिक्री में भी तेजी आ रही है। 2 साल से खेती में सूखा है, फिर भी इन आंकड़ों के हिसाब से कुछ हल्का सुधार दिखने लगा है। निर्माण क्षेत्र, खासकर सीमेंट और स्टील के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि हुई है। कृषि, वन और मत्स्य सेक्टर में, यानी तीनों सेक्टर को मिला दिया जाए तो विकास दर 1.2%, खनन में 8.6%, मार्च की तिमाही में और दिसंबर की तिमाही में 7.1% रही खनन में। एक तरफ भारत को तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विश्व बैंक ने भारत को विकासशील देश की श्रेणी से हटाकर निम्न और मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में डाल दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के किरण कबत्ता सोमवंशी की रिपोर्ट है कि दशकों तक विभिन्न पैमानों पर दुनिया के देशों को विकसित और विकासशील श्रेणी में ही रखा जाता था, जिसे अब बदला जा रहा है, यानी पैमाना बदल दिया गया है। विश्व बैंक अब नए मानक तैयार कर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश हो। मकसद है कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर में आर्थिक अंतरों को शामिल किया जाए। मृत्यु दर जो है शिशु के स्तर पर और भी अन्य स्तरों पर उनको शामिल किया जाए। कुपोषण, पोषण को शामिल किया जाए। तो मेक्सिको, चीन और ब्राजील को अपर मिडिल इनकम देश में रखा गया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों पड़ोसी दोस्तों को लोअर मिडिल इनकम देश में रखा गया है। भारत को शायद ही ये श्रेणी पसंद आए। जीडीपी के नए आंकड़ों के तहत पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी है। 2014-15 में 72,889 रुपए थी, जो 2015-16 में 77,435 रुपए हो गई है, यानी इसमें 6.2% की वृद्धि हुई है। अब नौकरी कितनी बढ़ी है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब 2 साल पूरे हुए थे तब यही कहा जा रहा था कि इन सालों में नौकरी के बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। जीडीपी का बढ़ना और नौकरी का बढ़ना दोनों में कोई संबंध नहीं। जब मनमोहन सिंह के सरकार के समय खूब जीडीपी बढ़ा करती थी, तब उसे जॉबलेस ग्रोथ कहा करते थे, यानी नौकरियों के प्रतिशत बढ़ने का जो प्रतिशत है वो काफी कम है। तो हमारे साथ परंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं, आप संपादक हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के, ईपीडब्ल्यू के, और शुभमय भट्टाचार्य साहब हैं, आप फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। शुभमय, उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे तो कई सवाल जो वैद्यनाथन अय्यर की जो रिपोर्ट है उसी की मिलती जुलती तस्वीर इसमें दिख रही है, लेकिन एक वहाँ पर था कि कॉरपोरेट का जो अपना एक्सपेंडिचर है वो नेगेटिव जैसा है, बहुत मामूली वृद्धि है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है वो 10% दिखाया जा रहा है।
बिल्कुल। और रविश, अगर आप देखेंगे उस दिन भी मैंने ये जिक्र किया था कि जो इकोनॉमी में जो परिवर्तन का चेंज जो धारा है वो अभी उसका रिजल्ट्स सामने आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी सारी चीजों में ठीक ठाक है, लेकिन मोटा मोटी जो मंदी का जो एक करार हम लोग में था वो काफी हद तक हम लोग कह सकते हैं उसको पार कर चुके हैं। कॉशन सबसे बड़ा इसमें यह है कि अभी अगर इसके साथ जो आज ही रिलीज हुआ है प्राइवेट आरबीआई के जो डेटा कॉर्पोरेट सेक्टर लेंडिंग के बैंक्स की अगर आप डेटा देखें तो उसमें आप देखेंगे कि वो घटकर 1.3% उतर आया है। यानी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो अभी भी बहुत ही एक्सपेक्टेशन से कम है। लेकिन पॉजिटिव में ये देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर के बजाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस तिमाही में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि पर शुभमय, क्या अब ये हम क्या अब हम ये भी समझने लगे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर अब विकास ना भी करे, उसका अगर नेगेटिव रहे, उसका जो बैंकों से कर्ज ले रहा है, तो उसके बाद भी अर्थव्यवस्था बेहतर करती हुई नजर आ सकती है? अब तक तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि कॉरपोरेट सेक्टर का भी बहुत तेजी से बढ़ना जरूरी है एक तेज अर्थव्यवस्था में, लेकिन यहां शायद अब वो उतना इंपॉर्टेंट पहलू नहीं रहा। कोई पैमाना बदल गया है इधर भी विश्व बैंक की तरह? सर नहीं रविश, इसका वजह यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के जो आंकड़े हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो रहा है और ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आप देखें तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि उसमें इजाफा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की जो लहर है जिसके रिजल्ट्स अभी कॉर्पोरेट के बहुत सारे रिजल्ट्स आपके पास सामने आए हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर के कंपनीज है जैसे एल&टी वगैरह, इनके परफॉर्मेंस कहीं अच्छा रहे हैं सर्विसेज सेक्टर से। तो मैं इसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि और इसके साथ जो कोर सेक्टर का जो डेटा आ रहा है जो अभी अप्रैल का भी आया है, उससे पता चलता है कि सिर्फ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अपवर्ड मूवमेंट है ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ब्लिप नहीं है, ये एक ट्रेंड धीरे धीरे पकड़ रहा है और ये एक पॉजिटिव चीज मैं मानता हूं। ठीक है, साथ में जो हम लोग जो बार बार जो डिस्कशन किए हैं एनपीए का, कंपनीज के अपने आप के बैलेंस शीट्स के प्रॉब्लम्स का, वो तो बरकरार जरूर है। परंजय हमारे साथ हैं। परंजय, देखिए सरकार ने भी कोई बहुत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने का कोई दावा तो नहीं किया है। जब जीडीपी घटती है तो सरकार बताती है 7.6 से 7.5 पर आए, फिर 7.6 पर पहुंचे, फिर 7.2 पे भी आए और अब 7.9, मतलब इस क्वार्टर में जनवरी से मार्च में। तो लेकिन जो ये डेटा है इस पे आपका क्रिटिक क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो रफ्तार है सरकार ठीक ठीक बता रही है और वैसा ही है, इसमें अगर खास बदलाव नहीं भी है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि इसमें गिरावट नहीं है, बल्कि हर जगह कहीं ना कहीं कम में ही लेकिन थोड़ी बहुत वृद्धि तो हर जगह दिखाई देती है? रविश जी, पहला बात यह है कि हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद का जो ये नंबर आता रहता, ये एक साल लगभग काफी एक विवादित विषय हो गया था, क्योंकि जिस तरह से सरकार ये नया सारे कैलकुलेशन किया, मैंने वित्त मंत्रालय का जो प्रधान जो आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर साहब है डॉक्टर रघुराम राजन जी, दोनों ने ये नंबर के ऊपर 2-4 प्रश्न चिन्ह उठाया। ठीक है, आजकल नहीं उठा रहे, मगर 1-1.5 साल पहले एक विवाद था। हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था है एक तरह से एक वो जो पुराना कहावत है, जो 6 व्यक्ति एक अंधेरे में एक हाथी के सामने पहुंच गए थे और वो अंधेरा में हाथी का एक एक हिस्सा छुआ। किसी ने बोला ये एक मोटा एक रस्सी है, किसी ने बोला ये एक पेड़ है, किसी ने बोला एक दीवार है। तो अलग अलग हिस्सा में अगर आप देखेंगे आपको लगेगा। तो ठीक है, आपने जैसा कहा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, रोजगार बढ़ रहे हैं, उसका तो आंकड़ा हमारे पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि हाँ हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हमारा जो सूचकांक है, जो औद्योगिक क्षेत्र का है, हम बता रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, मगर आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर का घाटा भी बढ़ रहे हैं, बैंक का घाटा भी बढ़ रहे हैं।
हम जो निर्यात करते हैं लगभग 1.5 साल लगातार ये गिर रहा है। ठीक है, इसमें भारतवर्ष का कोई हाथ नहीं है, ये विदेश का अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर कर रहा है। हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कच्चा तेल का भी दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका भी असर पड़ेगा आपका महंगाई के ऊपर। तो अगर आप पूरा अर्थव्यवस्था, अगर आप पूरा अर्थव्यवस्था की छवि अगर देखेंगे, कुछ तो अच्छा चीज है। इस साल बारिश अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, आपने वित्त मंत्री ने और हर किसान ने इंद्र भगवान को प्रार्थना किया 2 साल सूखा के बाद इस साल जरूरी है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए तो अच्छा है हमारे देश के किसानों के लिए। पर परंजय, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि ठीक है, कॉर्पोरेट अच्छा अभी नहीं कर रहा है, उसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका आप बेस मत भूलिए ना, उसका विस्तार कॉर्पोरेट के विस्तार से कहीं ज्यादा है। अगर उसमें अगर 9.3% की वृद्धि दर है, जो 5.5 से ज्यादा है, तो अगर कोई एक कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो नहीं कर रही होगी, लेकिन उसके बदले में कोई छोटी मोटी 1000 कंपनियों के बीच से अगर कुछ अच्छे आंकड़े निकल रहे हैं, तो क्या हम लोगों को वहां नजर नहीं डालकर देखना चाहिए? मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, पर मैं सीख रहा हूं आप लोग। नहीं, आप देख लीजिए शुभमोय का जो अखबार जो सर्वे करते हैं, एक कंपनी ने बहुत सारे कंपनी लेके उसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप देखिए। आप तो, मैं एक कंपनी के बारे में तो नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें एक संतुलन नहीं है, एक मिसमैच है। कुछ चीज लग रहा है बहुत ठीक है, अच्छा चल रहा है, मगर क्यों नौकरी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं सरकार का आंकड़ा क्या है, बैंक का आज क्यों पैसे नहीं दे रहे, क्यों ऋण नहीं दे रहे? ठीक है शुभमय, ये भी बात सही है कि अगर वृद्धि है तो नौकरी रोजगार बढ़ने की वृद्धि क्यों नहीं है? अगर हम मनमोहन सिंह के दौर के 9% की जीडीपी को अगर हम ये कहें कि आप ही लोगों के अखबारों से पढ़ के मैंने देखा कि जीडीपी का बढ़ने का मतलब नौकरियों का बढ़ना नहीं है, तो फिर ये किस चीज के लिए बड़ी खबर है? अगर रोजगार नहीं मिला तो इस पहलू पे थोड़ा सा नजर डालिए। और जो बैंकों की हालत खराब है उसको लेकर कह रहे हैं कि इन बड़े पिक्चर जहां से पैसा लिया जाता है दिया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर जा रही है? इन दो पहलुओं पर आप इनका परंजय के सवाल का जवाब दीजिए। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि परंजय जी भारतीय जीडीपी का एस्टिमेट को हाथी को अंधे 6 अंधों को देखने का साथ बराबरी का तुलना किया। मुझे नहीं लगता है सीएसओ का ये डिस्क्रिप्शन कुछ जीडीपी एस्टिमेशन के लिए हम कह सकते हैं। हमारे भारत के अर्थशास्त्रियों के जो कैलकुलेशन का मेथड है, मैं इसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहूंगा। लेकिन रविश, आपका जो पॉइंट है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट वाला, वो बिल्कुल सही है। और अगर आप देखेंगे जैसे कंपनीज के अगर प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऑटोमेशन का अगर दौर बढ़ता जाए, तो निश्चित ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या इसको बदल के हम लेबर इंटेंसिव कर सकते हैं या नहीं, वो अलग प्रश्न है। जीडीपी अपने आप में बढ़ना एक अच्छी चीज है, बढ़ सकता है, और वो अगर कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो तब भी बढ़ के देश के सामने बहुत अच्छा जीडीपी हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट के दिशा में हमें बहुत सारा सकारात्मक कोई खबर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो कंपनियों में जो उथल पुथल है वो एक तरफ है, यहां पे जीडीपी मेजरमेंट का जो प्रक्रिया जो हम ले रहे हैं वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि कंपनी प्रोडक्शन जो हो रहा है उस प्रोडक्शन को मेजर किया जा रहा है, ना कि वॉल्यूम से बट उसके प्राइस वैल्यू से। और चूंकि इस वक्त नॉमिनल जीडीपी कम है, इस नॉमिनल प्राइस इन्फ्लेशन कम है, इसलिए जो प्रोडक्शन का जो आंकड़ा आ रहा है वो आपके सामने तैयार होकर जीडीपी का जो फिगर्स आ रहे हैं। और इसीलिए मैंने कोर सेक्टर की जो डेटा का मैंने पर शुभमा एक बात बताइएगा, जैसा मैंने परंजय से पूछा कि एक बड़ी कंपनी ना अच्छा करे लेकिन उसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 1000 कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो छोटी कंपनियां बिना रोजगार को बढ़ाए कैसे अच्छा कर सकती हैं? और इसमें एक कैच है सर कि अगर रोजगार नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि लोगों के वेतन भी नहीं बढ़ रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही होगी, शायद बहुत बढ़ भी रही होगी। अब इसका डेटा तो मुझे नहीं है, वो लोग खुश भी हैं, शायद बढ़ रही होगी, इसलिए भी लोग ज्यादातर खुश नजर आते हैं। वाली बात नहीं है रवीश, पर ये कैसे हो सकता है? जी एम्प्लॉयमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक
उससे जीडीपी का कैलकुलेशन में वो नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन जीडीपी का मूल है कि प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, और मैंने वही कहा कि अगर वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रहा है, जो काफी संभावनाएं, क्योंकि हमने काफी गलत पॉलिसीज बहुत सालों से अप्लाई हैं कि लेबर रिफॉर्म्स को हमने नजरअंदाज किए हैं। लेबर को लेने की जो प्रक्रिया है ज्यादातर कंपनियों में हमने इतने कठिन उसमें बाधाएं डाल दिए हैं कि इससे लेबर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया तकरीबन समाप्त हो गया है। पिछले बार ही आप माल्या साहब को लोन लेके भागने की जो सुविधा अच्छी कर दी है, देखिए कितना बढ़िया ट्वीट कर रहे हैं, वो हम लोग कभी नहीं देखते सर, कि 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके लोग भाग जाते हैं। और गुड़गांव में देखिए वो होंडा में अभी तक मजदूरों की क्या हालत है, फोन करते रहते हैं। पर परंजय, एक सवाल है, मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पे एक आंकड़ा आप मत मिस कीजिए कि सकल प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नजर आ रही है, 6.2% की वृद्धि नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर हम उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, जो मूल्य वृद्धि हो रहे, जो महंगाई हो रहे, वो भी 3.5% के आसपास है। देखिए, भारतवर्ष का इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि लगभग 1.5 साल होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये लगातार गिर रहे हैं। मगर उपभोक्ता के लिए जो एक और मंत्रालय ये सूचकांक बना रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, और खाद्यान्न का दाम भी बढ़ रहा है। ये कभी हमने नहीं देखा भारतवर्ष के इतिहास में, ये पहला बार हम देख रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स गिर रहा है मगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। ये पहला बात है। दूसरी बात है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है, उसके बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं कि उसको शिकागो वापस जाना चाहिए, मगर वो उसका एक शिकायत है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर कम कर रहे हैं मगर बैंक नहीं कर रहे। और फिर जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो कह रहे कि आप जब तक ब्याज दर कम नहीं करेंगे, लोग निवेश नहीं करेंगे। एक चीज और मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है जब आप लोग देखते हैं शुभमोय लेबर लॉस के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा, आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ सकते हैं, आपका औद्योगिक सूचकांक बढ़ सकते हैं, मगर आपका नौकरी नहीं बढ़ेगा। मगर ये लेबर रिफॉर्म्स के बारे में जब मोदी जी से सवाल किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल पूछा कि आप लेबर रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका क्या कहना था कि ये हमारा देश तो अमेरिका नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन लोगों को हम नौकरी देंगे और दूसरा दिन हटा देंगे। हायर एंड फायर पॉलिसी हम नहीं चाहते। राजस्थान में तो किया उन्होंने, राजस्थान में भारतीय मजदूर, हाँ नहीं सुनिए, और कौन विरोध किया? भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ जिसका संपर्क है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, आप कुछ भी कहिए, आप कहिए ये आर्थिक सुधार का रास्ता है, ये आर्थिक उदारीकरण का रास्ता है, मगर मोदी जी खुद आज कह रहे हैं कि और निजीकरण या बिग बैंग रिफॉर्म्स करना आसान काम नहीं है।